बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और आप लोग प्यारे बच्चों अपने 10th क्लास को एकदम बहुत अच्छे तरीके से, सफल तरीके से समाप्त करने के बाद अब आप लोग 11वीं कक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है बच्चों वो 11वीं के बाद 12वीं तक पहुंचना है। और 12वीं तक पहुंचने के लिए बच्चों पहले 11वीं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप फिजिक्स की बात कर लें, अगर आप फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते हैं 11वीं क्लास में तो 12वीं में प्रॉब्लम होगी। केमिस्ट्री नहीं पढ़ते अच्छे से हो तो भी प्रॉब्लम होगी बच्चों। बस ऐसा अगर आप सोचते हैं कि सर नहीं, सिर्फ मुझे 12th पढ़ के बहुत अच्छा कर लेना है, तो इट इज़ नॉट गुड बच्चों, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। यानी आप सोचो कि एक वो स्टूडेंट जो पूरा 11वीं क्लास पढ़ के आएगा और एक आप वो स्टूडेंट जो सिर्फ 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, आप पास तो कर सकते हैं लेकिन टॉपर नहीं बन सकते। हम आपके घर मेडल लेके नहीं आ सकते। इसीलिए बच्चों 11वीं क्लास को बहुत शांति के साथ, बहुत सुकून के साथ और बहुत मेहनत के साथ सब लोग पढ़िए। गुड मॉर्निंग आप सभी का बच्चों, और आप सभी का बिहार के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म दिशा साइंस क्लासेस पर मैं संजय सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों बताइए कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ कुछ बच्चे जुड़े हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा। मीनाक्षी है मेरी बच्ची, उज्जवल हैं, स्नेहा है, दीपक है, परमेश्वर जी हैं, मोहित है, अनुपम है, सबीर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं पर मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे बच्चे बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो ऑफलाइन में भी अगर आप कोई बच्चे पढ़ते हैं तो आपको पता होगा स्टार्टिंग ही इसी चैप्टर से होता है। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ते होंगे तो देखे होंगे स्टार्टिंग भी मेरे बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही होता है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे पहली बात है कि ये बच्चों 10th क्लास से रिलेटेड चैप्टर है। और यहां मिस्टेक है, मैं ठीक कर देता हूं, ये तीसरा चैप्टर है बच्चों, सॉरी, है ना। ये बच्चों हमारा, क्या हमारा पहला चैप्टर 10th से रिलेटेड था? नहीं सर। क्या हमारा दूसरा चैप्टर, पहला जो सेट चैप्टर था, 10th से रिलेटेड था? नहीं। क्या हमारा दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, क्या वो 10th से रिलेटेड था? नहीं सर। हम लोगों को एक अलग दुनिया में फेंक दिया गया था, हम लोग एक अलग दुनिया में चले गए थे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वहां पर सारी बातें अलग अलग प्रकार की हो रही थी। पर बच्चों पहली बार आपको आज 11th क्लास में फील होगा कि ये आपकी दुनिया है, ये आपका अपना घर है, ये आपका किला है ना। तू कौन कहता है तू अनजान बनकर आया कर, तू सुल्तान बनकर आया कर, तेरी ये सल्तनत है बच्चों। ठीक है ना। यहाँ पर आपको बहुत 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 मजा आने वाला है। तो बच्चों एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में चैप्टर का नाम लिखेंगे, स्टार्टिंग में बहुत फास्टली बच्चों ट्रिगो ट्रिगो लिखेंगे। सब लोग एक बार बच्चों कमेंट बॉक्स में चैप्टर का नाम लिख दीजिए, ट्रिगो, है ना। सबका प्यारा, सबका दुलारा चैप्टर आपके सामने है, जो है बच्चों ट्रिगो यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से आप लोग इस क्लास को बच्चों शेयर कर दीजिए, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे बच्चे इस क्लास को जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, आज आपको शेयर करना है, क्लास को बच्चों लाइक करना है। आपको बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से बच्चों पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस दिखाना है, पावर ऑफ DOC, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस आज दिखनी चाहिए। और बच्चों मेरा ऐसा मानना है कि आज की क्लास में कम से कम 1000 बच्चे जुड़ने चाहिए, मिनिमम 1K, मिनिमम बच्चों 1000 प्लस बच्चे जुड़ने चाहिए आज की क्लास में, क्योंकि आज का जो चैप्टर है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला है पावर ऑफ DOC पहले बताओ, क्या आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं? इसके पहले ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज ही शुरू कर रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 11th क्लास आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? 11th मैथ आज ही शुरू कर रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं। बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज शुरू कर रहे हैं? गुरुजी हम लोग तो आज ही शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है मेरा। यस सर यस नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं 2-2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा आप लोग क्या बता रहे हो।
ठीक है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी 11वीं क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इस आज से पहले आपने 11वीं क्लास का मैथ नहीं पढ़ा था, फर्स्ट डे है आज आपका? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यस सर, मैं ऐसा इंसान हूं जो आज स्टार्ट कर रहा हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप आज शुरू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर बहुत शानदार है, बहुत जानदार है बच्चों। बहुत शानदार, बहुत जानदार चैप्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अब कुछ सवाल हम लोग आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना है। बच्चों, क्या इस चैप्टर को हमें 12th में भी पढ़ना है? मुझे बताओ, क्या इस चैप्टर को हमें 12th में पढ़ना है? 12th में पढ़ना है तो उत्तर क्या आएगा? यस गुरुजी, इस चैप्टर को हमें 12th क्लास में भी पढ़ना है। 12th क्लास में इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? सर, 12th क्लास में इस चैप्टर का नाम हो जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या हो जाएगा? इनवर्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना मेरे बच्चे? ये नाम हो जाएगा इसका 12वीं कक्षा में। और बच्चों, हमारे बोर्ड परीक्षा में यहां से कितने अंक पूछे जाएंगे, प्लीज एक बार बताएंगे? गुरुदेव, हमारे बोर्ड परीक्षा में यहां से 18 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था, 2 साल से 18 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो 18 नंबर का सवाल हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आ रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। तो ये हमारा चैप्टर है जहां से 18 नंबर का सवाल हमारा पूछा जाएगा, इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आइए सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। श्री गणेशाय नमः। सब लोग आशीर्वाद ले लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का मोटिवेशन भी बहुत प्यारा सा सुन लीजिए। मोटिवेशन है बच्चों, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में। कभी तबीयत खराब हो जाएगा, कभी घर में मम्मी बीमार हो जाएगी, कभी पापा बीमार हो जाएंगे, कभी आपके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, कभी घर में शादी हो जाएगा। बहुत कुछ होता है जब रुकावटें आती हैं। तो रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो बच्चों, क्या आप हार मानोगे? नहीं ना? कभी आप हार मत मानना। और प्लीज आप लोग मुझे बताओ मेरे बच्चे कि कितना आपका लक्ष्य है 12th क्लास में, जो आपने लक्ष्य रखा है, जो आप 12th क्लास में, क्योंकि बोर्ड तो 12th क्लास में है, तो 12th क्लास में इस बार आपका लक्ष्य क्या है? कि सर हम लोग 11th पढ़ेंगे, फिर हम लोग 12th पढ़ेंगे, और 12th में हमारा लक्ष्य क्या है? जल्दी। तो मेरे बच्चे कहते हैं गुरुजी, हमारा 12th क्लास में लक्ष्य कम से कम ड्रीम फॉर 50 प्लस, 450 प्लस आपका मिनिमम लक्ष्य होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मेरे बच्चे, ये रहा आपका बैच। जिस बैच में अगर आप इस चैप्टर को बहुत ज्यादा प्यार देंगे, तो मैंने वादा किया था कि मैं इस चैप्टर को YouTube पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को सीखे, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस चैप्टर के आपको होमवर्क कहाँ मिलेंगे, डीपीपी कहाँ मिलेगा? इस बैच में परिवर्तन बैच, लगभग सभी लोग जुड़े होंगे इस बैच में। साइंस के लिए 11 साइंस का ये बैच है। आपको इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट क्लासेस सब मिलेंगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ होता है मेरे बच्चे। इसकी फीस कितनी है बताओ? इसकी फीस कितनी है गुरुदेव? इसकी फीस है मात्र 1500 रुपए। कितनी है? 1500 रुपए इसकी फीस है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों, एकमात्र ऐसा चैप्टर है, एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो बच्चों जिसे हम लोग 10th में भी पढ़े थे, और बच्चों जैसे हम लोग 11th में भी पढ़ने वाले हैं, और जिसे हम लोग 12th में भी पढ़ने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि एक झलक आपको इसमें 12th का भी दिखा दिया जाए। क्या आप चाहते हैं कि सर मतलब कि 11th के साथ साथ 12th भी हो जाए? होने दे, बताओ। लगता है कि गुरुजी ये ही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 11th के साथ साथ हमें 12th भी दिखा दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग, कितने लोग चाहते हैं कि हम 11th की क्लास में ही आपको 12th तक की पढ़ाई करवा दें? यानी लगभग लगभग आधा सवाल आप 12th क्लास का भी सॉल्व करने लगोगे। बोलो कितने लोग चाहते हो? एक बार दिल बनाकर भेजिए।
कि महोदय हम चाहते हैं 11वीं कक्षा में ही आप 12वीं कक्षा का भी पढ़ा दो, ताकि हम लोग जब 12वीं कक्षा में जाएंगे तो हमें समझ में पूरा पूरा आएगा। खुशी देखो, खुशी देखो। सब लोग कह रहे हैं गुरुजी 11वीं क्लास में ही 12वीं क्लास का भी पढ़ा दीजिएगा, ताकि हम लोगों को 18 नंबर मतलब मैथ में पहले सिक्योर कर लेना है। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कथा को। और जिन्होंने अभी तक क्लास शेयर नहीं किया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, 100 बच्चे कम है लगभग 1000 होने में, तो आप लोग क्लास को जरूर 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 शेयर कीजिएगा। आइए बच्चों, हम कहते हैं कि हमारा जो चैप्टर है इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं बच्चों कि ये हमारा त्रिकोणमिति है। क्या है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री है ना। चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बच्चों, है ना, त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति ये फलन है, तो पहले हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति पर। बच्चों आपको पता है ये जो त्रिकोणमिति शब्द है ये बच्चों कितने शब्दों से मिलकर बना है? यानी हम इसको अगर बोले त्रिगोनोमेट्री, है ना, त्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो मेरे बच्चे ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो सर गुरुदेव हम लोग 10th में पढ़े थे। पहला है बच्चों ट्री, क्या है? ट्री। और दूसरा है मेरे बच्चे गोनो, और तीसरा क्या है? मैट्री बोलो या मैट्रोन बोलो ना, मैट्री, है ना बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री। तो आपको पता है कि ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बच्चों ट्री, मतलब होता है, ट्री लिखा है ना, ट्री मतलब होता है बच्चों 3, क्या होता है? 3। और गोनो मतलब होता है भुजा, भुजाएं, है ना। और मेरे बच्चे मैट्री मतलब होता है मापन, या मैट्रोन बोल दो, मापन। तो बच्चों सिंपली बात है कि 3 भुजाओं का मापन हम लोग त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं? 3 भुजाओं का मापन पढ़ते हैं, है ना बच्चों। 3 भुजाओं का मापन पढ़ते हैं। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ो कि बच्चों ट्री गो नो मैट, है ना, क्या लिखा है? ट्री गो नो मैट्री। तो बच्चों ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये 2 शब्दों से बना है। कौन कौन से शब्दों से? पहला बच्चों ट्रीगोन, ट्रीगोन, और दूसरा है बच्चों, दूसरा क्या है? पहला है बच्चों ट्रीगोन और दूसरा है मेट्रोन। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ट्रीगोन, ट्रीगोन, और दूसरा बना है मेट्रोन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं। पहली बात है बच्चों कि अगर आप मुझे बता देंगे कि यह किस भाषा का शब्द है तो मैं आपका नाम लूंगा। बच्चों बताओ सबसे पहले किस भाषा का ये शब्द है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बहुत फास्टली, ये किस भाषा का शब्द है? मैं देखना चाहता हूं सबसे पहला वो बंदा कौन है जिसको पता है ये किस भाषा का शब्द है। मेट्रोन, 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 ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ ये किस भाषा का शब्द है? फास्टली कमेंट आने दीजिए मेरे बच्चे। तो सबसे पहले एक बच्चे ने लिखा है, नाम है मास्टर माइंड। क्या नाम रखा है आपने? क्या नाम रखा है मेरे बच्चे? तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जो 2 शब्द आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप ट्रिगोनोमेट्री, ये जो शब्द है मेरे बच्चे ये किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। पहली बात हम बात करते हैं कि मेरे बच्चे ग्रीक भाषा का ये शब्द है, और इसको 2 भागों में ट्रिगोन और मेट्रोन 2 में तोड़ा है। अगर 3 में तोड़ते हैं तो बच्चों ट्री गोनो मैट्री, ठीक है, ये भी सही है। और ये वाला भी नियम अगर कभी आपको पता चले तो ये भी सही है। इसका भी मापन होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन, तीनों भुजाओं का मापन, तीनों भुजाओं का मापन, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन। मेरे बच्चों क्या यहां तक क्लियर है? मुझे एक बार जल्दी से लिखकर बताओ कि गुरुदेव यहां तक मुझे पूरा क्लियर है, इसमें कोई शंका की बात है नहीं कि त्रिकोणमिति का मतलब यही होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन। और हम लोग सिर्फ भुजाओं का ही नहीं कोण का भी मापन करते हैं, लेकिन मतलब इसका यही होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन। समझ में आ गया? तो एक बार यस लिखकर भेजेंगे महोदय। मुझे समझ में आ गया कि सर त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री, इंग्लिश में इसको ट्रिगोनोमेट्री में हमने तोड़ा। ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है भुजा, और मैट्री मतलब होता है मापन। तो 3 भुजाओं का मापन, या हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को हम तोड़ सकते हैं ट्रिगोन और मैट्रोन में। ट्रिगोन मतलब और दोनों मिलकर होता है तीनों भुजाओं का मापन। बच्चों सिंपल सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं फादर के विषय में। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के हमेशा पूछते हैं गुरुजी कि फादर के बारे में बता दो।
तो बच्चों अगर हम पूछे कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति के पिता कौन है या त्रिकोणमिति के जनक कौन है ना, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बच्चों, है ना, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आपको मालूम है कि, है ना, हु इज फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी किसको त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, पर सबसे पहले किसका आता है बच्चों देखते हैं। क्या आपको मालूम है, आप लोग 10th क्लास में पूरा त्रिकोणमिति पढ़े हैं, क्या आपको पता है कि इसके पिता कौन है, जनक कौन है? चलिए, एक बच्चे ने बहुत प्यारा सा लिखा है, हिप्पार्कस नाम है, सावित्री कुमारी, सावित्री कुमारी बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। इसके जो पिता हैं, जो जनक हैं, उसका नाम क्या है मेरे बच्चे? हिप्पार, है ना, हिप्पार्कस। तो बच्चों हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। अगर बच्चों भारत की बात करें, भारत में त्रिकोणमिति के जनक कौन है, भारत की बात होगी, भारत में अगर हम बात करें कि भारत में किसे कहा जाता है, सिर्फ अगर ऐसे अगर शब्द बोला जाए कि भारत में त्रिकोणमिति के जनक किसे माना जाता है, भारत में त्रिकोणमिति के जनक कौन है, तो मेरे बच्चे भारत की अगर हम बात करें त्रिकोणमिति के जनक, भारत में त्रिकोणमिति के जनक कौन है, ये पूरी दुनिया के लिए हिप्पार्कस को जाना जाता है। ओनली हम भारत की बात करें तो मेरे बच्चे क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं गुरुजी तब नाम होता है आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट का नाम होता है आर्यभट्ट जी का, है ना। अगर हम भारत की बात करें तो हम लोगों को क्या सुनने को मिलता है कि भारत में आर्यभट्ट जी का नाम होता है त्रिकोणमिति के जनक के रूप में, आर्यभट्ट का नाम होता है। बच्चों हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका 10th क्लास में त्रिकोणमिति कैसा था, मुझे बताओ। 10th क्लास में बच्चों अपने आप को आप कितना स्टार देते हो? मान लो कि 10th क्लास की हम ट्रिगो को 100% है, तो आपका 10th में कितना परसेंट ट्रिगो अच्छा था, प्लीज मुझे बताइए। तो हम उस लेवल से इसको उठाएंगे, हम टेस्ट तो लेंगे, आप कुछ भी बोल लीजिए, हम आपका टेस्ट जरूर लेंगे, फिर हम इसको स्टेप को आगे बढ़ेंगे। 10th क्लास की आपकी ट्रिगोनोमेट्री कैसी थी? अगर मैं इसको 100% मानता हूं तो आप कितना परसेंट आप खुद को देना चाहेंगे 100% में? 10th क्लास में सर बहुत अच्छा था कह रहे हैं, हाई क्वालिटी का मेरा त्रिकोणमिति था सर, बहुत मस्त था, अच्छा था गुरुजी। 35% मेरा था, 95% गुरुजी ट्रिगो को मैं देना चाहूंगा, 100% राकेश कह रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से आपको बताना है कि आप 10th क्लास की ट्रिगो को कितना देना चाहेंगे खुद के लिए, 50%, 90%? हाँ, मुझे लगभग बच्चे यहाँ लग रहे हैं जिनकी त्रिकोणमिति 10th क्लास में बहुत अच्छी रही है बच्चों। तो चलो देखते हैं कितनी अच्छी रही है। एक बार मेरे बच्चे सब लोग शेयर कर देना दोस्तों में, अगर नहीं किया है तो। मात्र 80-90 बच्चे बचे हैं, कम है 1000 होने में। चलो बच्चों देखते हैं कि सच में त्रिकोणमिति आपकी 10th क्लास में कैसी रही थी। अच्छा, आपको पता होगा कि 10th क्लास में हम लोग किस त्रिभुज का प्रयोग करते थे, बताओ कमेंट बॉक्स में कि हम लोग किस त्रिभुज का प्रयोग करते थे। तो आपको पता होगा कि 10th क्लास में हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते थे। अधिकांश बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, चाहे 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th कुछ भी हो। मेरे बच्चे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री बन रहा था, और ये हमारी भुजा ए, और ये बी, और ये सी थी, और यहाँ अगर थीटा था तो थीटा के सामने क्या हो रहा था, थीटा के सामने मेरे बच्चे लंब हो रहा था, परपेंडिकुलर, ये बेस था, और ये हमारा हाइपोटेनस था। बच्चों क्या पता है कि इसके बीच में क्या रिलेशन था? क्या आपको मालूम है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और सबके पास एक प्यारा सा अच्छा ऐसा नोटबुक, अच्छी ऐसी आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, एक प्यारा सा पेन होना चाहिए, 2 कलर का पेन लेके पढ़ने बैठो जब भी बैठो। तो मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा कि इसमें हम लोग इसके बीच रिलेशन क्या था, तो हम लोग यहाँ पर एक प्रमेय का यूज कर रहे थे जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कैसे लिखते थे उसे? सर पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता था लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। क्या आपको याद है? एक बार मुझे यस लिखकर भेजें कि गुरुदेव मामला पूरा याद है, बहुत अच्छे से मामला याद है, बताओ क्या आपको याद था ये कि एच स्क्वायर बराबर होता था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता था टी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि हमारा जो अनुपातिक मान होता था, जो हमारा आनुपातिक वैल्यू होता था, क्या आपको याद है? लाल बट्टे कक्का अनुपातिक मान आपको याद है? एक बार जल्दी से मुझे बताएं
इसे 10th की ट्रिगो में मुझे अनुपातिक वैल्यू याद था। क्या याद था बताओ? क्या आपको याद है बच्चों कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है? क्या याद है आपको? क्या आपको याद है कि बच्चों कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे बी बटा एच होता है? क्या आपको याद है टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता था? क्या आपको याद है कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता था? तो बताइए आप मुझे कि सेक थीटा बराबर क्या लिखते थे? 10th क्लास में हम लोग सेक थीटा बराबर क्या लिखते थे? सर ये सब याद है, बहुत बढ़िया। सेक बराबर एच बटा बी लिखते थे और मेरे बच्चे कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी लिखते थे। अगर यहां तक मामला बहुत अच्छा है, यहां तक चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से याद हैं तो यस यस लिख कर भेजें कि गुरुजी ये सब मुझे बहुत अच्छे से बहुत सुकून के साथ याद था, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं है। बच्चों एक प्यारा सा सवाल आपके लिए लिखा जा रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है। सवाल ये लिखा गया है कि बच्चों यदि, क्या लिखा है कि यदि क्वेश्चन दिया गया है, बहुत प्यारा सा एक सवाल है है ना? यदि 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 बच्चों 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 4 यदि 4 सेक थीटा इज इक्वल टू 5 तो साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का मान बताएं। चलो एक प्यारा सा सवाल आपसे पूछा गया, बस इस चीज की जांचने के लिए कि मेरे बच्चे को वो याद है चीजें या भूल गए आप लोग। तो आप कहेंगे सर 4 सेक थीटा इज इक्वल टू 5, तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान। अब चलेगा असली पता कि मेरे बच्चे कितना ज्यादा आप 10th क्लास को याद रखे हैं। आप कहेंगे सर ये बहुत शानदार बहुत सिंपल सी बात है कि 4 सेक थीटा बराबर दिया है 5। तो पहले आप इसको लिखेंगे कि हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे बच्चों दिया है, क्या दिया गया है? 4 सेक थीटा इज इक्वल टू 5। तो आप कहेंगे सर सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। अच्छा ये बताओ कि सेक को हम लोग क्या कह सकते हैं? सर सेक को हम लोग कहते हैं h बटा बी। तो यहां से सबसे पहले बच्चों p निकलेगा और p बराबर फार्मूला होता है √h² माइनस का b स्क्वायर। आप 10th में पढ़े होंगे, h का मतलब है 5 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर। तो बच्चों 25 में से हमारा 16 गया, तो बच्चा रूट के अंदर में 9 और बाहर हमारा 3 आ गया। तो बच्चों परपेंडिकुलर हमारा 3 है। अब क्वेश्चन ये बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि बच्चों साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, साइन का होता है p/h, ये होता है b/h। अच्छा p का मान कितना है? 3/5 और प्लस में 4/5। बच्चों 4 3 7/5, ये आपका आंसर आया है। तो मुझे एक बार बता दीजिए कि गुरुदेव मेरा उत्तर 7/5 आ गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मेरा जो उत्तर है वो 7/5 है। इससे ये पता चलता है कि मेरे बच्चों ने 10th क्लास में जो पढ़ा है उसको बचा कर रखा है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। 7/5 आपका सही उत्तर है। चलिए बच्चों, हम लोग बहुत फॉर्मूलेस पढ़े थे 10th में जो यहाँ पर हमें उपयोग में लाना पड़ेगा। तो कुछ हम लोग सूत्र पर बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले पर बात करते हैं। अगर आपने सच में पढ़ा है तो आपको बच्चों बहुत अच्छे से मालूम होगा। फॉर्मूले पर बात करते हैं। क्या आपको मालूम है कि अगर हम आपसे पूछें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या आपको पता है क्या लिखेंगे हम? अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी आप 90 देख लीजिए, अभी 11th क्लास में आप 180 भी देखेंगे, 270 भी देखेंगे, 360 भी देखेंगे, ठीक है? क्या आपको मालूम है मेरे बच्चे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? भूले तो नहीं है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, भूलना नहीं है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक में 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आंसर लिखेंगे कि गुरुदेव बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन की जगह पर होता है बच्चों कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा,
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर बच्चों लिखेंगे हम लोग टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो लिखेंगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर लिखेंगे सेक थीटा। अगर यहाँ तक मामला बहुत अच्छा है, अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हैं, तो प्यारे बच्चों यस यस जरूर लिखें कि सर यहाँ से आगे बढ़िए। आपको लगता होगा कि सर ये चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? नहीं बच्चों, ये आपको 10th में भी पढ़ना था, अभी 11th में भी पढ़ना है, और आगे 12th क्लास में भी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। बात अलग है कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पर ये आपको पढ़ना पड़ेगा। याद है? यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो तो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है डिग्री मान। कितने बच्चों को अपने पर भरोसा है कि महोदय परीक्षा तो हमारा फरवरी में हुआ है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने के बाद भी मुझे 100% डिग्री मान याद है? क्योंकि अभी आपको 12th क्लास तक डिग्री मान याद रखना है। 12th क्लास क्या, आपको जब तक सरकारी जॉब नहीं लग जाता है वहां भी डिग्री मान याद रखना है। तो कितने बच्चे हैं जिसको डिग्री मान 100% याद है? बताओ कि सर मुझे डिग्री मान 100% याद है। ठीक है, तो बच्चों मैं पूरा डिग्री मान तो आपसे नहीं पूछूंगा, मैं एक बस छोटा सा एक टेस्ट लेता हूं जिससे मुझे अंदाजा लग जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चों को डिग्री मान याद है। साइन का 90 डिग्री, नंबर दूसरा बच्चों टेन का 30 डिग्री, नंबर तीसरा आता है बच्चों कॉट का 30 डिग्री, और नंबर चौथा आता है सेक 0 डिग्री, और नंबर पांचवा आता है कॉसेक 45 डिग्री। अब ये 5 डिग्री मान है, बिना कॉपी को उल्टा किए, बिना बच्चों मतलब अपनी फेयर कॉपी निकाले प्लीज आप इसका आंसर मुझे भेज देंगे तो मैं ये समझूंगा कि 10th क्लास की ट्रिगो आपको बहुत अच्छे से याद है। बच्चों पहला का आंसर है साइन 90 स्टार्ट होता है साइन 0 से, 90 का मान 1 होता है। टेन 30 का मान अगर हम देखें तो 1/रूट के अंदर 3 होता है। कॉट 30 का मान देखें तो वही होता है जो टेन 60 में होता है, यानी √3। सेक 0 का मान 1 होता है, और कॉसेक जो 45 का मान है वो रूट के अंदर 2 होता है। अब आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि 10th की ट्रिगो आपने कितने अच्छे से याद रखी है। 1 2 3 4 5। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि 5 जो क्वेश्चन थे उसमें आपका रिजल्ट कैसा रहा? 5 सवाल में आपने कितना सही किया? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लिख रहे हैं सर कि मेरा 5 में से 4 हुआ। सिमरन, पायल, है ना, अंजलि, मधु, श्रुति, सुधीर कुमार, निक्की कुमारी, पवन कुमार। आप मुझे बताओ 5 सवाल में आपके कितने सवाल सही हो गए? 100%। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां तक के भी मामले को आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग बस 90 डिग्री तक की वैल्यूज को देखते थे। 11वीं कक्षा में जब आप जाएंगे तो वहां आप 100 ना, आप जब वहां जाएंगे तो 180 की वैल्यू देखना स्टार्ट कर देंगे, वहां 270 की वैल्यू आप देखेंगे, 350 की वैल्यू देखेंगे, 1280 की वैल्यू देखेंगे। तो बच्चों बहुत अजीब अजीब मान आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बच्चों हम फॉर्मूले की बात करते हैं और जल्दी से 10th क्लास को खत्म करके 11th शुरू करते हैं। बच्चों बस अंतिम है ये, जहां पर आप मुझे फॉर्मूला बस बता देंगे कि गुरुजी हमें फॉर्मूला पता है, और हम लोग 10th क्लास को खत्म समझ लेंगे। बच्चों हम 10th क्लास में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद है आपको? बराबर 1 होता है। क्या आपने याद रखा है अभी तक कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है? क्या आपने याद रखा है कि मेरे बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है? अरे याद है तो प्लीज मुझे बताओ कि गुरुदेव हमने बहुत अच्छे से संभाल के इस नॉलेज को रखा है। अब आप बोलेंगे क्या हमें 11वीं कक्षा में ये पढ़ना है? एकदम 11वीं कक्षा में पढ़ना है, 12वीं कक्षा में भी पढ़ना है। बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर 1 ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको। यहां से बनता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से हम लोग बना सकते हैं फिर से कि बच्चों टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। क्या आपने बचा के रखा है नॉलेज? तो मुझे यस लिखकर भेजना कि गुरुदेव बहुत अच्छे से
बहुत प्यार से हमने इस नॉलेज को बचा के रखा है। और फिर पढ़े थे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां से बने थे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर बना था कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये नॉलेज है जो आपको 10th क्लास के लिए, जो आपके पास 10th क्लास तक में था बच्चों। लो है, तो सब लोग यस यस करके भेजेंगे, सब लोग दिल बना करके भेजेंगे गुरुदेव। 10th क्लास का मामला हमें बहुत अच्छे से याद है। आइए बच्चों 11वीं क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं 11वीं क्लास को पढ़ने के लिए? यस और नो, यस और नो। ठीक है सर। एक बच्चा कह रहा सर एक फार्मूला आपने और छोड़ दिया। अच्छा, एक फार्मूला हमने छोड़ दिया ना, उस पर भी चर्चा कर लें। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैंने एक जगह फार्मूला मिस किया है जो आपको 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने छोड़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चे। एक फार्मूला हम लोग 10th में और पढ़े थे, उसको देख लो, थोड़ा सा देख लो। हमने पढ़ा था कि बच्चों कि जब हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं कॉसेक थीटा से तो 1 मिलता है। बोलो यस और नो। और फिर यहां से साइन थीटा बराबर बनता है 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा, और यहां सेम बनता था कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। लिखते चलिएगा अपनी कॉपी में, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। ये फार्मूला पढ़े थे, याद है आपको? फिर पढ़े थे हम लोग कि अगर हम कॉस थीटा को गुना करते हैं सेक थीटा से तो भी रिजल्ट 1 मिलता है। और बच्चों ना कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या ये फार्मूला याद है आपको? इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर हम tan थीटा को गुना करते हैं कॉट थीटा से तो रिजल्ट 1 मिलता है, और tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा। क्या आपको पता है? यस और नो। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, सबको पता है गुरुदेव हम लोग पढ़े थे। 11वीं क्लास लाओ गुरुजी, 11वीं क्लास लाओ। फिर मेरे बच्चे हम लोग पढ़े थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर बोलो कितना होता है, और अगर कॉस थीटा ऊपर है और नीचे साइन थीटा है तो बराबर क्या होता है। तो सभी बच्चों को मालूम है कि सर अगर साइन ऊपर है और कॉस नीचे है, साइन ऊपर है और कॉस नीचे है, तो साइन बाय कॉस को हम लोग 10th में पढ़ के आए हैं, इसे बच्चों tan थीटा बोलते हैं। कॉस ऊपर है तो हम इन्हें कॉट थीटा कहते हैं। तो यहां तक भी मामला सबको बहुत अच्छे से पता है, कोई दिक्कत का भाव नहीं है। तो बच्चों 11वीं क्लास अब फाइनली शुरू हो रहा है। चलिए आपके सामने स्टार्ट हो रहा है 11वीं क्लास। लिखिए अपनी कॉपी में 11वीं क्लास। पहला सवाल आपसे 11वीं क्लास में, सबसे पहला सवाल आपसे, पहला सवाल आपसे, पहला सवाल आपसे, थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? बताओ थीटा क्या है? कोई मुझे बता सकता है थीटा क्या है? इतने बच्चे हैं जो 10th क्लास पास करके आए हैं, क्या आप बता सकते हैं थीटा क्या है? थीटा क्या है, कोई बता सकते हैं? सर डिग्री रेडियन एवं ग्रेड पढ़ना है। ओहो हो। मैंने पूछा है कि थीटा क्या है। स्टार्ट हो गया 11th। सर जी ये सब याद है, अरे भैया थीटा क्या है ये बताओ। सर एक यूनिट है। नहीं भैया मजा नहीं आया। थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है। नहीं बच्चों, थीटा एंगल भी तो नहीं कह सकते हम। फाइटर का एक न्यून कोण है। एंगल का रुक जा रुक जा, एक बच्चे ने बहुत प्यारा सा लिखा था कि सर थीटा जो है कोण को मापने की इकाई है। आ, मापने की इकाई तो बच्चों थीटा नहीं है, मापने की इकाई तो रेडियन है, मापने की इकाई तो डिग्री है, मापने की इकाई तो ग्रेड है। थीटा मापने की इकाई तो नहीं है। और कोई बताओ। सर एंगल डिनोट किया जाता है। वाह बहुत बढ़िया, ज्योति कुमारी के लिए ताली होना चाहिए, ताली होना चाहिए ज्योति के लिए। मेरी बच्ची ने कहा सर देखो थीटा क्या होता है ना, एंगल को डिनोट करता है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि थीटा कोण है तो गलत बात है, ये कोण है नहीं। थीटा के द्वारा कोण को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों अगर आपने ये लिखा है आंसर, लिखिए उत्तर लिखिए।
उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए मेरे बच्चे, उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। थीटा के द्वारा, थीटा के द्वारा, थीटा के द्वारा कोण, थीटा के द्वारा कोण को डिनोट यानी प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित, है ना, डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। बोलो यस और नो। अब समझ में आया? अगर आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कि थीटा क्या है, तो आप क्या कहना कि भाई देखो थीटा के द्वारा कोण को प्रदर्शित किया जाता है। अब मेरे बच्चे अब ध्यान देते हैं ये कोण क्या है। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन बन गया कि भैया ये कोण क्या है। अब आप ध्यान से देखना मेरे बच्चे, मेरे पास इस तरह से एक रेखा है, मेरे पास एक रेखा है, ये O पॉइंट है और ये इसका A पॉइंट है। मेरे बच्चे मेरे पास एक रेखा है ना, और इसे बच्चों भुजा समझो। क्या समझो? भुजा समझो। और ये बच्चों प्रारंभिक भुजा है। कैसी भुजा है? प्रारंभिक भुजा है, प्रारंभिक भुजा है, इसे बोलेंगे प्रारंभिक भुजा। अब मेरे बच्चे ये भुजा ऊपर जाए तो क्या बनेगा बताओ? मान लो कि ये भुजा यहां से हट करके ये भुजा यहां चल जाए, ये भुजा यहां चले जाए, तो इसके बीच में क्या बना? कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है कि अगर ये भुजा, जो बच्चों ये प्रारंभिक भुजा है ए पर, और ये अगर खिसक के यहां चला जाए तो इसके बीच में क्या बना? इसके बीच में क्या बना? आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक भुजा और यहां से खिसक के यहां आ गया, तो इसे हम बोलेंगे अंतिम भुजा, इसे बोलेंगे अंतिम भुजा। तो बच्चों प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच में क्या बना? प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच में क्या बना? अब बच्चे आए हैं जगह पर, गुरुजी यहां बना कोण, इसके जगह पर बना बच्चों कोण, यही बना कोण। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रारंभिक भुजा सिर्फ ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि प्रारंभिक भुजा नीचे आ जाए। तो बच्चों अब फिर से हम एक बनाते हैं प्रारंभिक भुजा। यहां पर है बच्चों, यहां पर है O और यहां पर है A, इसको क्या बोलेंगे? प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा। ये अगर ये प्रारंभिक भुजा यहां से खिसक कर यहां आ जाए, है ना, यहां आ जाए, तो भी क्या बनेगा बताओ? तो भी इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? सर अगर प्रारंभिक भुजा यहां से खिसक कर यहां आ गया तो भी बीच में कोण बना, और अगर प्रारंभिक भुजा यहां से खिसक कर यहां आ गया तो हम इसे बोलेंगे अंतिम भुजा। क्या बोलेंगे? अंतिम भुजा। और यहां पर भी क्या बनेगा? सर यहां पर भी बनेगा कोण। तो बच्चों कोण यहां पर भी बना और कोण यहां पर भी बना, लेकिन आप ध्यान से देखना, ये जो है बच्चों इस घूर्णन को अगर कोई घड़ी की दिशा में घूमे, अगर कोई भुजा घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो इस घूर्णन को हम क्या बोलेंगे? इस घूर्णन को हम क्या बोलेंगे? ये बच्चों आपने घड़ी देखा है? बोलो हाँ या ना। गुरुदेव हमने घड़ी देखा, ये हमारा घड़ी होता है। और अगर बच्चों अगर कोई रेखा या फिर कोई भुजा घड़ी की दिशा में घूमे तो इसे क्या बोलते हैं? टिक 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 टिक। अगर घड़ी की दिशा में घूमे तो हम इसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। अगर मेरे बच्चे घड़ी की दिशा में घूमे तो हम इसे क्या कहेंगे? घड़ी की दिशा में घूमे तो हम इसे क्या कहेंगे? सर अगर घड़ी की दिशा में घूमता है तो हम इसे दक्षिणावृत्त कहते हैं, है ना, क्लोकवाइज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में मेरे बच्चे हम इसे बोलते हैं क्लोकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लोकवाइज, यानी बच्चों दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोलते हैं इसको मेरे बच्चे, हम इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। यहां पर याद रखिएगा इस वाले को क्या बोलेंगे? यह है मेरे बच्चे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा, इसको दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। और बच्चों ये हो गया दक्षिणावर्त दिशा। और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एंटी क्लॉक, है ना, ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, तो इसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज जब ये होता है, यानी ये घड़ी के विपरीत दिशा में जब घूमता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बताने वाले को 500 रुपए मिलेगा, बताने वाले को 500 रुपए मिलेगा, जल्दी बताओ। सर जब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तो हम इसे वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वामावर्त।
ठीक है ना, वामावर्त बोलते हैं मेरे बच्चे। हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे वामावर्त। तो वामावर्त ये है बच्चों वामावर्त दिशा, और ये है दक्षिणावर्त दिशा। तो एक है बच्चों हमारा क्लोकवाइज, क्लोकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और इसे बोलते हैं वामावर्त, है ना। तो ये बच्चों वामावर्त है, वामावर्त। तो वामावर्त है। अब बच्चों बताओ कि एंगल पॉजिटिव कहां होगा, एंगल नेगेटिव कहां होगा। मेरे सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है कि गुरुदेव 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 ध्यान दीजिए, ये प्रारंभिक है, यस प्रारंभिक है। आपके घूम गई इस दिशा में, यस ये अंतिम है, यस ये अंतिम है। अगर प्रारंभिक यहां है, अगर प्रारंभिक यहां है, प्रारंभिक यहां है और अंतिम यहां है, अंतिम यहां है, तो क्या देखो ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो मेरे बच्चे हाँ, जब घड़ी की दिशा में कोण घूमेगा तो ये कोण कैसा होगा, बताओ कैसा होगा। गुरुदेव मेरे ये कोण ऋणात्मक होगा, ये कोण ऋणात्मक होगा, यानी इसे नेगेटिव कहा जाएगा, इसके एंगल को ऋणात्मक माना जाएगा। और बच्चों अगर घड़ी के विपरीत दिशा में हमारा भुजा घूम रहा है, ये बच्चों मान लो O है और ये A है, अब ये विपरीत दिशा में जा रहा है। जब विपरीत दिशा में जाता है तब मेरे बच्चे, जब प्रारंभिक यहां पर हो, प्रारंभिक यहां पर हो और अंतिम यहां पर हो, यानी विपरीत दिशा में हो, तो मेरे बच्चे हम इसे बोलते हैं, इसका एंगल कैसा होगा, इसका एंगल धनात्मक होगा। एंगल कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलो सर क्लॉकवाइज, ऐसे आप स्टार देके लिख लो, स्टार देके लिख लो कहीं पर, ये मेरे बच्चे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज कैसे होगा, क्लॉकवाइज कैसे होता है, एंगल नेगेटिव नापते हैं। और बच्चों अगर हम एंटी क्लॉक की बात करते हैं कि एंटी क्लॉक कैसे होता है, तो लिख लीजिए एंटी क्लॉक में पॉजिटिव होता है। तो मेरे सभी बच्चों को मालूम हो गया कि जब क्लॉकवाइज की हम बात करें तो क्लॉकवाइज में हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉक में पॉजिटिव होगा। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, ये हमेशा सही होना चाहिए। बच्चों अब आपसे एक सवाल पूछा गया है, बहुत प्यारा सा, आपको इस तरह से फिगर दिया गया है, आप समझने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, आप बहुत तेज स्टूडेंट हैं, ये मेरे बच्चे आप इसकी दिशा को समझ सकते हैं। यहाँ 30 डिग्री है बच्चों, इसको हम कैसे दिखाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसे हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे। मेरे बच्चे हम इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, प्लीज मुझे बताइए, इसे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। सर देखो सिंपल सी बात है कि ये घड़ी की दिशा में है, ये घड़ी की दिशा में है, तो हमारा एंगल यहाँ पर -30 डिग्री लिया जाएगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव यानी -30 डिग्री। बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप बताना, मैं तो 3-4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। ये बच्चों A है, ये O है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, आपको बताना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सवाल नंबर दूसरा था। सवाल नंबर तीसरा है मेरे बच्चे, सवाल नंबर तीसरा है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास 0 है, और ऐसा हो गया, यहां पर हमारा B है, ये यहां पर आ गया, टोटल मेरे बच्चे 110 डिग्री, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आपको बताना है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ऐसा है ना, ये हमारे पास O है, ये हमारे पास A है, और ऐसा हो गया, और पूरा दिखाया गया इस दिशा में घुमा है, और यहां पर मेरे बच्चे 170 डिग्री हो गया। आपको बताना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। बच्चों आप कहोगे सर देखो घड़ी की दिशा में है, घड़ी की दिशा में गया तो नेगेटिव होगा, इट इज वेरी सिंपल। यहां पर आप देखकर बताएंगे सर ये घड़ी के विपरीत दिशा में उल्टा जा रहा है, तो प्लस में 60 डिग्री हो जाएगा। यहां पर घड़ी की दिशा में है, माइनस में 110 डिग्री हो जाएगा। यहां घड़ी के विपरीत दिशा में है, प्लस में 170 डिग्री हो जाएगा। अब जिस बच्चे को अपने आप पर भरोसा है, जिसको लग रहा है कि भैया हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, प्लीज आप जो बच्चे समझ चुके हैं एक बार दिल बनाकर भेजो कि सर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, कब हमें पॉजिटिव लेना है कब हमें नेगेटिव लेना है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। एक बार दिल बनाकर भेजो कि गुरुजी इस टॉपिक को छोड़कर आप आगे बढ़ो। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था, जहां हमें यह समझना था कि एंगल पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है, ये फर्स्ट टॉपिक को हम लोग समझ चुके हैं। टॉपिक नंबर 1 समाप्त हो गया। तो बच्चों टॉपिक नंबर 1 ये पूरी तरह से समाप्त हो गया बच्चों। चलिए
बहुत बढ़िया, सबको 11th का टॉपिक नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बच्चों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और टॉपिक नंबर दूसरा लिखिएगा अपनी नोटबुक में। सब लोग अपनी नोटबुक में टॉपिक नंबर दूसरा लिखेंगे। टॉपिक नंबर दूसरा, ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे टॉपिक नंबर सेकंड। दूसरे नंबर टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि बच्चों हमारा डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है, और सेकंड क्या होता है। ठीक है, हम 3 चीजों को देखेंगे, तो जल्दी से लिख दीजिए। पहला लिखिए बच्चों डिग्री, क्या लिखिए डिग्री, और फिर लिखिए बच्चों मिनट, और फिर लिखिए बच्चों सेकंड, है ना, क्या लिखिए सेकंड। तो हमने 3 चीजें लिखी हैं। पहला हमने लिखा है डिग्री, डिग्री मिनट और सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड। बच्चों क्या आपको मालूम है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? क्या आपने कभी कहीं पर पढ़ा है ये बात को कि सर 1 डिग्री में 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं? क्या आपको मालूम है किसी को कि सर 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। रोशन जी नेगेटिव, सर डिग्री मिनट और सेकंड को हमें सीखना है। 1 डिग्री में 180 मिनट होते हैं, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। 60 मिनट होते हैं, बिल्कुल सही है। मीनाक्षी, रिंकी कुमारी, अंजलि प्रिया, बहुत सही है। अजीत कुमार, बहुत सही है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री में, 1 डिग्री में, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं मैथमेटिक्स में। और बच्चों इस 60 मिनट के लिए हम लोग मिनट के लिए ऊपर में एक डैश लगाते हैं। बच्चों मिनट के लिए एक डैश लगाते हैं, ये चिन्ह है। और इसी चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, इसी चिन्ह को क्या पढ़ेंगे, इसी चिन्ह को पढ़ेंगे मिनट, मिनट। बच्चों जब भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिखा है मेरे बच्चे, कहीं पर लिखा है 4 और इस तरह से चिन्ह दिया है, इसको क्या पढ़ेंगे आप बताओ? अगर ऐसा चिन्ह दिया है, कॉमा लगा दिया है, ऊपर में डैश दे दिया गया है, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? सर मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसे पढ़ूंगा 4 मिनट। क्या पढ़ूंगा? मैं इसको पढ़ूंगा 4 मिनट, मैं इसको 4 मिनट पढ़ूंगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आप समझ गए हैं कि इसको हमें मिनट पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? मिनट पढ़ना है। तो बच्चों 1 डिग्री में हमने देखा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब आप लोगों को ये तो मालूम ही है बच्चों कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं सर कि 1 मिनट में भी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और बच्चों जैसे हमने पढ़ा कि मिनट के लिए हम लोग एक डैश लगाते हैं, तो सेकंड के लिए हम लोग कितने डैश को लगाएंगे? तो सर सेकंड के लिए हम लोग, सेकंड के लिए हम लोग 2 डैश लगाते हैं, 1 नहीं 2। इसको क्या पढ़ते हैं? और इस आना, और इस डैश को क्या पढ़ेंगे? इस डैश को बच्चों हम लोग सेकंड पढ़ते हैं, इस डैश को ही हम सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों टोटल हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से मेरे बच्चे। कहीं पर अगर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 5 पर, 5 पर ऐसा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? और कहीं पर अगर ऐसा लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे? और कहीं पर ऐसा लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे? गुरुदेव अभी आपने बताया है, आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है कि सर इसको हम लोग पढ़ते हैं 5 डिग्री। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 5 डिग्री, इसको पढ़ते हैं 5 डिग्री, इसको पढ़ते हैं 5, इसको पढ़ते हैं 5 मिनट, 5 मिनट। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो बच्चों अब मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये पता चल गया कि मिनट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और सेकंड क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आई थिंक आपको पता चल गया होगा। बच्चों एक सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सवाल लिखा गया है 5 डिग्री को, 5 डिग्री को सेकंड में बदलें, सेकंड में बदलें। अब कोई बता सकता है कि अगर हम 5 डिग्री को सेकंड में बदलेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 डिग्री को अगर हम सेकंड में बदलें तो हमारा आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे गुरुजी चलो मैं देखता हूं सबसे पहले आप लोगों का आंसर, मैं बाद में बताऊंगा कि 5 डिग्री को
अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आप कहोगे कि सर ध्यान दो, 5 डिग्री को अगर सेकंड में बदलना है तो पहली बात है कि बच्चों 5 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करो। अब ये मिनट हो गया, जब हमने 60 से गुना किया तो ये मिनट में बदल गया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और फिर मिनट को बच्चों, और 1 मिनट में मेरे बच्चे 60 सेकंड होते हैं। अब ये सेकंड में बदल गया। तो बच्चों 6 गुना 6 36, 36 गुना 5 36 पंजे 180, तो 180 हो गया और बगल में 2 जीरो और लगा दो। तो मेरे बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों 18,000 सेकंड हो जाएंगे। 18,000 सेकंड। क्या किसी का आंसर आया है 18,000 सेकंड? तो मुझे बताओ कि यस 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 गुरुजी, मेरा भी उत्तर 18,000 सेकंड आया है। 1800 नहीं, 18,000 सेकंड होगा बच्चों। कितना होगा बताओ? 18,000 सेकंड हो जाएगा, है ना मेरे बच्चे? कितना हो जाएगा? 18,000 सेकंड देखने को मिलेगा। चलिए अगला लिखा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड लीजिए। क्वेश्चन लिखा गया मेरे बच्चे, क्वेश्चन लिखा गया है 25/4 डिग्री को डिग्री तथा मिनट में बदलें। डिग्री तथा मिनट में बदलें। डिग्री तथा मिनट में बदलें। थोड़ा फास्ट कीजिएगा। डिग्री तथा मिनट में बदलें। चलो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपको मिला है 25/4, उसको डिग्री में और मिनट में आपको बदलना है। मेरे बच्चे जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले भाग हम लगाएंगे। जब 4 से भाग लगाएंगे 25 में, तो 4 से भाग लगाएंगे 25 में, तो 4 छंग 24, बच गया बच्चों 1। तो पहली बात है हम कहेंगे कि इसको अगर हम पहले बदलेंगे बच्चों पूर्णांक में, तो ये बदलेगा 6.1/4। ये डिग्री में है 6.1/4। और मेरे बच्चों अगर हम बात कहते हैं कि 1/4 जो है, जो डिग्री है, 6 तो पूरा डिग्री है, 6 तो हमारा पूरा डिग्री है, 6 हमारा डिग्री है और 1/4 है। अब 1/4 को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुना करना पड़ेगा बताओ? डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो सर 60 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बच्चों 6 डिग्री तो हो गया, पर 1/4 जो है इसको मिनट में हमने बदल दिया 60 मिनट में, तो 15 चौके 60। तो मेरे बच्चे 6 डिग्री और 15 मिनट। अगर किसी बच्चे का आंसर है एक बार बच्चों प्यार से बता दीजिए कि गुरुदेव हमारा उत्तर आ गया 6 डिग्री 15 मिनट 6 डिग्री 15 मिनट अगर आपका आंसर है तो मुझे बताओ कि सर इसको डिग्री तथा मिनट में बदले हैं। तो 25/4 डिग्री को अगर हम बदलेंगे तो ये पूरा 6 डिग्री होगा और 15 मिनट हो जाएगा। 6 डिग्री और 15 मिनट हो जाएगा। एक बार जल्दी से बताओ यस और नो। चलिए अगला सवाल आपके लिए फिर से दिया जा रहा है अगला सवाल, सवाल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 3, 27 डिग्री बटा 4 को डिग्री तथा मिनट में बदलें। जल्दी सबसे पहला आंसर देखते हैं। डिग्री तथा मिनट में बदलें। डिग्री तथा मिनट में बदलें। मिनट में बदलें। सबसे पहला आंसर आना चाहिए आपका। फास्ट, डू फास्ट, बहुत फास्ट कीजिए फटाफट से, है ना। इसको डिग्री तथा मिनट में बदलना है। 27/4 है, 27 डिग्री बटा 4 को डिग्री तथा मिनट में कन्वर्ट करें। तो मेरे बच्चे जैसा कि आपको मालूम है, ये सबसे पहले मैं देखता हूं किसका आंसर आ रहा है डिग्री तथा मिनट में। एक बच्चे ने लिखा है सर 6:15 गलत है सर, मेरा पॉइंट में आया है। पॉइंट में कैसे आएगा मेरे बच्चे? हाँ, सबसे पहले संतोष राजा का आया है। संतोष राज का सबसे पहला आंसर है। संतोष ने लिखा है गुरुजी अगर मैं 4 से 27 को भाग लगाता हूं, 4 से अगर मैं 27 को भाग लगाता हूं तो 4 छंग 24, यानी कि जो पूरा भाग लग जाए उसको पहले लिखो, यानी 6 डिग्री पूरा आ जाएगा। तो 6 डिग्री और भाग में कितना बचा कितना बच्चों? 3 बच रहा है ना। 24 3 बच रहा है, तो 3 और बटा 4 ये डिग्री है। अब इसी डिग्री को बच्चों मिनट में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों इसी को कन्वर्ट करना है। तो 6 डिग्री और जो 3/4 बचा ना, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो 60 से गुना करके। 15 चौके 60, 15 तिया 45, तो 6 डिग्री और 45 मिनट। अगर किसी का आंसर आया है तो बता दो कि सर 6 डिग्री और 45 मिनट हमारा सही उत्तर है। 6 डिग्री और 45 मिनट हमारा सही उत्तर है तो बता दो। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 6 डिग्री और 45 मिनट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलो सवाल नंबर अगला आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों 50/3, 50 डिग्री बटा 3 को मिनट तथा डिग्री तथा मिनट में बदलें, डिग्री तथा मिनट में बदलें, डिग्री तथा मिनट में बदलें। जल्दी करो फटाफट से, प्रैक्टिस का चीज है बच्चों, जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। 50/3 को डिग्री में और मिनट में कन्वर्ट करना है, ये हमारे एग्जाम में आएगा, स्कूल के एग्जाम में भी आएगा। तो 50/3 है, सबसे पहले हम 3 से भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगाते हैं 50 में, तो मेरे बच्चा को पता होगा 16 बार में भाग लगेगा 48, 16 तिया 48, बचा कितना 2, तो 16 बार में लगा, बचा कितना 2 बच्चों, तो 16 पूरा पूरा भाग लग गया, जो पूरा लग गया उसको पूरा डिग्री लिख दो, 16 डिग्री, और मेरे बच्चे जो बचा है 2 बचा है, भाग नीचे क्या 3 है, तो 2/3, इसको मिनट से गुना कर दो, 60 से गुना कर दो, ये कटेगा 20 बार में, 20 दूना 40, तो बच्चों 16 डिग्री और 40 मिनट। अगर किसी बच्चे का आंसर है तो प्लीज एक बार लिख कर बताओ कि सर 16 डिग्री और 40 मिनट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 डिग्री 40 मिनट, 16 डिग्री 40 मिनट, इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम कि 16 डिग्री 40 मिनट, ठीक है ना। तो 16 डिग्री और 40 मिनट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16 डिग्री 40 मिनट, 16 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा, तो बताओ। यस 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 सर, हो जाएगा। आइए एक और सवाल आपके लिए, बहुत प्यारा सा सवाल है। सवाल लिखा है मेरे बच्चे कि 10 डिग्री 20 मिनट, 10 डिग्री 20 मिनट को डिग्री में बदलें, सिर्फ डिग्री में बदलें। चलो देखते हैं किसका सही उत्तर आता है। मेरे बच्चे हमारा जो आंसर है वो डिग्री में भी है और मिनट में भी है, लेकिन आपको पूरा का पूरा इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाना है। लगाइए अपना दिमाग। तो आप कहेंगे गुरुदेव ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात है कि 10 डिग्री तो है ही, तो 10 डिग्री हम लिख देंगे, 10 डिग्री तो पहले से है ही। अब मुझे जो 20 मिनट है, ये 20 मिनट है, इसी को डिग्री में बदलना है, क्योंकि पूरा आंसर जो है हमारा वो डिग्री में आना चाहिए। तो बच्चों जो 20 हमारा मिनट है, 20 मिनट को, यानी मिनट को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो बच्चों 60 से भाग करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमारा मिनट जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, 1 बार में और 3 बार में। तो लिखते हैं 10 प्लस में 1/3, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा बच्चों 3 10 तिया 30, 30 और प्लस का 1, मेरे बच्चे 31/3 डिग्री आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा 31/3, 31/3 हमारा सही उत्तर होगा। आप लोग मैच करके देख लीजिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी से पहले हम लोग डिग्री और मिनट में बदल रहे थे, अब मिनट और डिग्री है ना, अब बच्चों डिग्री मिनट को सीधा डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया आपको, बोलो यस और नो मेरे बच्चे। अगर समझ में आया है तो एक बार यस लिखकर भेज दें कि गुरुदेव हमें समझ में आ गया कि अभी आप क्या कर रहे हैं कि अभी आपके पास डिग्री भी है और मिनट भी है। आप मिनट को, डिग्री जो है वो तो डिग्री है ही, लेकिन जो मिनट है उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर रहे हैं। मुझे सब पता चल गया सर। चलो सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अगला सवाल लिखा गया है, क्या लिखा है, 7 डिग्री 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें, डिग्री में बदलें। सबसे पहला आंसर जिसका आएगा उसको 200 रुपए इनाम दिया जाएगा। जल्दी से सवाल लिखा गया है कि 7 डिग्री है पूरा और 45 मिनट है, इसको पूरे डिग्री में बताइए कितना होगा, सिर्फ डिग्री में बताइए कितना होगा, सिर्फ डिग्री में। ये बच्चे को मालूम है कि सर 7 डिग्री तो है ही, उसको तो टच मत करो आप, 7 डिग्री को तो टच भी मत करो आप, रहने दो। और प्लस में जो 45 मिनट है, मिनट को 60 से भाग कर देंगे तो ये डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो बच्चों 3 बार में ये कटेगा और ये 4 बार में कटेगा 15 से, तो 7 प्लस में 3/4, नीचे एलसीएम हो गया 4, 4 गुणा 7 करेंगे, 7 चौके 28 और प्लस का 3। अगर बताओ बच्चों आंसर, देखो सबका आंसर मिला लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सुंदर आंसर है आप लोगों के 31/4, 31/4, 31/4 डिग्री में आंसर आ गया। यस गुरुजी यस, 100% सबका सही उत्तर है।
मेरे बच्चे, अगर ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों, एक बार सब लोग क्लास को अपने दिल से बहुत प्यार से लाइक बटन पर क्लिक कर देंगे कि सर हमें समझ में आ गया। सब लोग लाइक कर दो बच्चों फटाफट से, सब लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से क्लास को कि सर हम लाइक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फटाफट से। चलो हम लोग क्लास को लाइक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे बच्चे, हमने आराम से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि थीटा को मापने की कितनी इकाई है बच्चों। थीटा को मापने की इकाई कितनी है ना। थीटा जो है कोण, कोण को मापने की इकाई पता है आपको, कोण की इकाई कितनी है, कोण को मापने की इकाई कितनी है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया, यहां तक समझ गए तो टॉपिक नंबर लिखिए 3। टॉपिक नंबर क्या लिखेंगे, टॉपिक नंबर लिखेंगे 3, और यही आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, टॉपिक नंबर 3, कोण को मापने की पद्धति बच्चों। कोण मापन की पद्धति, यानी बच्चों कितने तरीके से हम कोण को माप सकते हैं, कोण मापन की पद्धति, ये हमारा टॉपिक होगा। लिखो फटाफट से अपनी कॉपी में टॉपिक सब लोग, कि संजय सर अब पढ़ाने वाले हैं कोण मापन की पद्धति। बच्चों हम लोग 11वीं क्लास में सीख रहे हैं कि कोण को, 11वीं क्लास में हम सीख रहे हैं कि कोण को 3 पद्धति से माप सकते हैं हम लोग। बोलो कौन कौन सा, कितनी पद्धति है बच्चों जिससे हम कोण को माप सकते हैं, बताओ कौन कौन सा है। सबसे पहला एक बच्चे ने लिखा है सर डिग्री, है ना, लिखा है डिग्री, रेडियन और ग्रेड। वाह बहुत बढ़िया। सबसे पहली पद्धति है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं, सबसे पहले पद्धति है जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं, यानी अंग्रेजी में हम लोग डिग्री ऐसे लिखते हैं। तो पहली पद्धति का नाम है डिग्री, और दूसरी पद्धति का नाम है बच्चों रेडियन। क्या नाम है, रेडियन। तो दूसरी पद्धति का नाम है बच्चों रेडियन, है ना, रेडियन। दूसरी पद्धति का नाम है रेडियन, और तीसरी पद्धति का नाम क्या है, तीसरी का नाम है बच्चों ग्रेड। क्या नाम है, ग्रेड। तो बच्चों 3 पद्धति है, 3 पद्धति आप देख रहे हैं। पहला का नाम है डिग्री, और दूसरे का नाम है रेडियन, और तीसरे का नाम है ग्रेड। पहले का नाम बोलो क्या है, फर्स्ट का नाम बोलो। सर फर्स्ट का नाम है डिग्री, पहले का नाम है डिग्री, और दूसरे का नाम है रेडियन, तीसरे का नाम है ग्रेड पद्धति। तो कोण को हम लोग 3 पद्धति में लिख सकते हैं। बोलो क्या याद हो गया आपको। पहला बोलो डिग्री, ये बच्चों हम लोग डिग्री जो है, जैसे हम लोग पढ़ते थे जैसे बच्चों, जैसे पढ़ते थे 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। हम लोग अभी तक में बचपन में हम लोग कौन सा पढ़ चुके हैं, तो सर अभी तक में हम लोग सिर्फ इस डिग्री को पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या हम लोग रेडियन पढ़े हैं बच्चों, क्या हम लोग रेडियन पढ़े हैं, नहीं सर, ये अभी तक नया है हमारे लिए, और ग्रेड भी नया है। तो हम इन दोनों पद्धति को बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। 2 पद्धति पढ़ चुके हैं पर तीसरी पद्धति नहीं पढ़े हैं। चलो बच्चों आइए अब हम लोग आगे सीखते हैं कि 1 पद्धति पढ़े हैं, 2 पद्धति हम लोग नहीं पढ़े हैं। आइए बच्चों हम आपको पढ़ाते हैं पद्धति फर्स्ट। ये एक वृत्त बना, ये एक वृत्त बना, और ये भी बच्चों एक वृत्त बना, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों कि यहां पर हमारा कुल, अगर हम पूछें डिग्री पद्धति में तो हमारा एंगल कितना बना डिग्री में, बताओ। डिग्री में अगर एक वृत्त घूमता है, पूरा एक वृत्त अगर हमारा बनता है तो डिग्री पद्धति में कितने के एंगल बनते हैं। डिग्री पद्धति में जब हम पूरा घूम लेते हैं तो हमारा एंगल बनता है 360 का। कितना बनता है बोलो, 360 का। पूरा अगर हम घूम लेते हैं तो हमारा बनता है 360 का। बच्चों रेडियन पद्धति की अगर हम बात करें तो रेडियन पद्धति में, है ना, रेडियन पद्धति में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। रेडियन पद्धति में मेरे बच्चे आपको समझना पड़ेगा। आइए हम समझते हैं समझने का प्रयास करते हैं बच्चों थोड़ा सा। अभी इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, हल्का सा मिटाते हैं। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बच्चों
कि ये हमारी त्रिज्या है। ये क्या है बच्चों, बोलो, त्रिज्या है। ये हमारी प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारी त्रिज्या है, यहां से O है और ये A है। अब बच्चों क्या हो रहा है ना कि A यहां से, ये जो हमारी प्रारंभिक भुजा है यहां से उठ करके यहां आ गया, यहां। तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया सर, अब ये हो गया B। अब ये क्या हो गया B। बच्चों आपको पता है कि 0 से लेकर के A तक को हम क्या कहते हैं, क्या कोई बता सकता है? सर 0 से लेकर के O तक को हम लोग ना, मतलब O से लेकर के A तक को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिज्या, त्रिज्या। अच्छा, इसको हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों? त्रिज्या को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? त्रिज्या को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? संतोष जी, अनिल कुमार जी, सोइए मत, इधर आइए, इधर आइए, बताइए त्रिज्या को हम कैसे दर्शाते हैं? अरे इधर आइए फटाफट से। सर त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं, R से। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ये हम A से लेकर के B तक आ गए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं? सर इस वाले बिंदु को, इस वाले बिंदु को हम कहते हैं, ये जो है इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक, इसे बोलते हैं बच्चों चाप की लंबाई। आप 10th क्लास पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा कि सर दिस इज कॉल्ड, है ना, लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई। इसे बच्चों कहते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, इसको L द्वारा सूचित किया जाता है। इसको मेरे बच्चे L के द्वारा, L द्वारा सूचित किया जाता है। इसको L द्वारा सूचित किया जाता है, चाप की लंबाई है। अब मेरे बच्चे इसके बीच जो कोण बना, इसके बीच जो कोण बना है वो थीटा रेडियन बना। क्या बना? थीटा रेडियन। बच्चों फॉर्मूला होता है, क्या याद कर पाओगे? बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो। सर याद कर लेंगे, याद करो फॉर्मूला। थीटा रेडियन बराबर, थीटा रेडियन बराबर फॉर्मूला होता है, थीटा रेडियन बराबर होता है चाप की लंबाई बटा वृत्त की त्रिज्या। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। चाप की लंबाई बटा वृत्त की त्रिज्या। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो चाप की लंबाई को क्या कहते हैं? चाप की लंबाई बच्चों L है और त्रिज्या R है। तो मेरे बच्चे क्या फॉर्मूला याद रह पाएगा? फॉर्मूला याद रह पाएगा, थीटा रेडियन बराबर, थीटा रेडियन बराबर L बटा R। इस फॉर्मूले को याद करना है, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, जितना भी समय लगे आपको याद करना पड़ेगा कि थीटा रेडियन बराबर L बाय R, थीटा रेडियन बराबर L बाय R, थीटा रेडियन बराबर L बाय R, थीटा रेडियन बराबर L बाय R। ठीक है, थीटा रेडियन बराबर फॉर्मूला होता है L बाय R। आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, बताओ कब तक याद होगा? फटाफट से बताओ कब तक में याद हो जाएगा? गुरुजी मैं तो बहुत जल्दी याद कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, चलो मेरे बच्चे आपको तुरंत याद करना है। अब ध्यान से समझिए मेरे बच्चे, एक वृत्त है, एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है? एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या मेरे बच्चे, इसकी त्रिज्या हम लोग ले रहे हैं, इसकी त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या हम लोग 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं और इस पर जो चाप काटा जा रहा है वो भी 1 सेंटीमीटर का काटा जा रहा है। इस पर चाप भी काटा गया है 1 सेंटीमीटर। अर्थात बच्चों हमारा L का मान कितना है? L का मान कितना है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर अगर R का मान 1 है, R का मान 1 सेंटीमीटर है और L का मान भी बच्चों 1 सेंटीमीटर है। तो अब चलिए फॉर्मूले का यूज करते हैं और फॉर्मूले का यूज करके हम निकालते हैं बच्चों कि थीटा रेडियन कितना निकलता है। तो थीटा रेडियन बराबर फॉर्मूला होता है L बटा R। क्या होता है? थीटा रेडियन का फॉर्मूला होता है L बटा R। तो बच्चों हम लिखेंगे कि L का मान कितना है? गुरुदेव L का मान 1 है और R का मान क्या है? 1 है। तो 1 1 कटेगा बच्चों, 1 1 कटेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? थीटा रेडियन, यानी कि रेडियन का मान, रेडियन का मान मेरे बच्चों 1 रेडियन आएगा। क्या आएगा? 1 रेडियन आएगा, 1 रेडियन। ठीक है ना, क्योंकि 1 बटा 1 1 आता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त है और उसमें वृत्त पर 1 सेंटीमीटर का चाप काटा जाता है तो उसके बीच बना कोण कितना होगा बताओ? 1 सेंटीमीटर का वृत्त है और उस पर चाप भी 1 सेंटीमीटर का अगर काटा जाए तो उसके बीच बना कोण कितना होगा? कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, लिखने वाले को 500 रुपए इनाम है। कहते हैं गुरुजी ध्यान दीजिए, अगर कोई ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है,
कोई ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और जिसकी चाप की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो उसके ना तो उसमें ना तो उस पे बना जो कोण होगा वो बच्चों 1 रेडियन का होगा। बना कोण 1 रेडियन का होगा। तो लिखना शुरू कीजिए। 1 रेडियन की परिभाषा लिखिए बच्चों। 1 रेडियन की परिभाषा, 1 रेडियन की परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में। जल्दी लिखो फटाफट से। 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन कब कहलाएगा? कहते हैं बच्चों यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी, जल्दी बोलो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो एवं वृत्त पर 1 सेंटीमीटर का चाप काटा जाए, वृत्त पर 1 सेंटीमीटर का चाप काटा जाए तो त्रिज्या द्वारा बना कोण, तो त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण, त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण जल्दी बताओ कितना होगा। कहते हैं मेरे बच्चे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो एवं वृत्त पर 1 सेंटीमीटर का चाप काटा जाए तो त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण जल्दी बताओ। त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन का होगा। 1 रेडियन का होगा। 1 रेडियन का होगा बच्चों। इस अमर सत्य बात को पूरे जी जान के साथ पूरा दिन रात एक कर दीजिए। पर कल बच्चों 100% मुझे याद चाहिए कि गुरुदेव याद हो गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है एवं वृत्त पर 1 सेंटीमीटर का चाप काटा गया है तो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन का होगा। अब बच्चों उस टॉपिक पर आइए। हमने क्या सिखाया था आपको कि हमारे पास एक वृत्त है और हमारे पास एक दूसरा वृत्त है। बच्चों अगर हम डिग्री में पूछें तो एक वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है? डिग्री में अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों मान लो यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और घुमा करके बच्चों फिर से यहीं ला दिया, तो बताओ कितना का हमारा कोण बनेगा? अब आप लोग उस समय बताए थे कि गुरुजी हमारा जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का, वो 360 डिग्री का बनेगा। बोलो हाँ या ना। अब हम यहां बात करते हैं, यहां बच्चों अब यहां बात करते हैं कि हमारी त्रिज्या मान लो कुछ है यहां से और हम लोग इसको पूरा घुमा दिए। इतना बड़ा हम लोगों ने चाप काटा है, इतना बड़ा हम लोगों ने चाप काटा है, ये पूरा चाप काटा, ये पूरा चाप काटा है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? थीटा रेडियन बराबर फॉर्मूला कहता है कि L अपॉन आर। मेरे बच्चे अगर हम पूरा चाप काट देंगे तो पहले बताओ चाप की लंबाई कितनी होगी? सर अगर हम पूरा चाप घुमा दें तो चाप की लंबाई कितनी होगी? बताने वाले को 500 रुपए इनाम है। जल्दी बताओ। गुरुदेव अगर हम पूरा चाप काट देंगे तो समझो वो वृत्त की परिधि हो गई, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 10th क्लास में हम पढ़े हैं अगर हम ये पूरा घुमा दें तो ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। तो बच्चों आप सभी को मालूम है कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो बच्चों लिखेंगे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, है ना। और नीचे मेरे बच्चे आर की जगह पर आर लिखेंगे, ये आर और ये आर कैंसिल हो गया। तो बच्चों रेडियन का मान कितना होगा बताओ? तो कहते हैं सर थीटा रेडियन का जो मान होगा, थीटा रेडियन का मान होता है मेरे बच्चे 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई। याद रखिएगा कि अगर हम लोग एक बार वृत्त पूरा घुमा दें, एक बार वृत्त हम पूरा घुमा दें तो आंसर निकलेगा 2 पाई। डिग्री में बच्चों, डिग्री में अगर हम देखें तो 360 डिग्री और रेडियन में देखें हम तो 2 पाई। अब बच्चों दोनों को बराबर करो, अब दोनों को बराबर करो कि मेरे बच्चे दोनों को बराबर करके देखते हैं क्या निकल के आता है। जब हम दोनों को बराबर करते हैं तो हमने क्या पाया? हमने पाया है ना, कहते हैं कि सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला सुना रही है कि 360 डिग्री, डिग्री में 360 डिग्री
और रेडियन में 2 पाई के बराबर है, क्योंकि एक बार घूमने से डिग्री बनता है 360 और रेडियन बनता है 2 पाई। सारे सबूतों और गवाहों को मध्य नजर रखते हुए ये कोर्ट फैसला सुनाती है कि 360 डिग्री बराबर होगा 2 पाई। बच्चों अगर हम इसको देखें तो 2 से अगर हम कटा दें तो हम कहेंगे 180 डिग्री बराबर होगा पाई। 180 डिग्री बराबर होगा पाई। अब मेरे बच्चों अगर आपको डिग्री में निकालना है तो कोर्ट फैसला ये सुना रही है कि अगर आपको डिग्री में निकालना है तो आप 1 डिग्री बराबर कह सकते हैं, 180 है, 180 नीचे होगा, 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180। पाई बटा 180 हो जाएगा 1 डिग्री बराबर। अगर आपको एक रेडियन चाहिए, एक रेडियन निकालना है, एक रेडियन निकालना है, एक रेडियन निकालना है तो पाई इसके नीचे आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है कोर्ट का फैसला। क्या आपको ये कोर्ट का फैसला याद रहेगा? क्या आपको ये कोर्ट का फैसला याद रहेगा? यस गुरुजी, हमें कोर्ट का फैसला याद है। कोर्ट ने सुनाया था सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है और 180 डिग्री पाई के बराबर है। और मेरे बच्चे 1 डिग्री की जब बात होगी तो पाई बटा 180 होगा, क्योंकि जिसका बात होगा वो नीचे होगा। रेडियन की बात होगी तो पाई हमारा नीचे होगा। तो इस चीज को बच्चों बहुत अच्छे से, बहुत दिल से, बहुत सुकून के साथ आपको याद रखना पड़ेगा। बोलो याद होगा या नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, याद होगा। मजा आ गया, मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तो बच्चों अब आप लोग देखेंगे कि अब हमें दिया रहेगा डिग्री, कमेंट है ना, उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो बच्चों हमें क्या दिया रहेगा बताओ? सर डिग्री को नेक्स्ट हमारा क्या होगा? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। आज पढ़ा दें कि नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे? बताओ जल्दी से, आज होने दें या कल पढ़ाएंगे? बचाओ। जिसको लगता है सर आज करा दो तो टुडे 1, नेक्स्ट डे कल। सर नेक्स्ट डे क्लिक 2। आज ही पढ़ा दें या कल पढ़ा दें? मेरे बच्चे गुरुदेव आज पढ़ा दो, इतना एंजॉय ले रहे हो, होने दीजिए गुरुदेव, होने दीजिए, होने दीजिए। सर बैच लेना है मैथ्स का। मैथ्स का सिर्फ बैच नहीं होता है, दोनों साथ साथ। चलिए टुमारो टुमारो टुमारो, आज पढ़ा दो, नेक्स्ट डे पढ़ा दो, नेक्स्ट डे पढ़ा दो गुरुदेव, नेक्स्ट डे। चलो बच्चों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिलते हैं अगली क्लास में। कल हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बच्चों, कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और बच्चों कैसे हम लोग ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले पढ़ेंगे और हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो कल बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों कल की हमारी भी क्लास यूट्यूब पर होने वाली है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि ये चैप्टर मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। तो बच्चों क्या आप सभी लोग प्यार देने के लिए तैयार हैं कल के लिए? बताओ क्या आप लोग रेडी हैं कल के लिए? यस सर, यूट्यूब पर क्लास होगी बच्चों। कितने बजे क्लास होती है मालूम है आपको? सर 11 AM में क्लास होती है। पर जो भी बच्चे बैच परचेज नहीं किए हैं, मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि होमवर्क आपको बहुत सारा आज मिलेगा। आपको बच्चों ज्वाइन करना चाहिए हमारा क्लास जो है मेरे बच्चे, ये वाला परिवर्तन बैच। एप्लीकेशन पर जाइए और एप्लीकेशन पर जाकर बच्चों जिस बैच को ज्वाइन करना है उस बैच का नाम बताओ क्या है? सबसे पहली बात बच्चों, जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन ये है, और जाकर के सबको ज्वाइन करना है। होमवर्क कहाँ मिलेगा बताओ? आज का होमवर्क कहाँ मिलेगा? सर होमवर्क जो आप देने वाले हैं वो आप कहाँ देने वाले हैं? वो आप ऐप पर देने वाले हैं। ऐप का नाम बताओ? दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर चीज़ की क्लास हो रही है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर आपको जाना है। फीस कितनी है बच्चों बताओ? फीस कितनी है गुरुजी? पूरे साल का फीस 1500 रुपये है। इसमें आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, परिवर्तन बैच आपको जरूर ज्वाइन करना है बच्चों। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया आज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब तक होमवर्क नहीं बनाएंगे तब तक मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बस ये करना बच्चों, सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सब लोग क्लास को लाइक कर देना बच्चों। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आज का क्लास कैसा लगा। आप लोगों का कमेंट पढ़ के मेरा दिल गदगद हो जाता है। तो सभी बच्चे सब कुछ भूल जाना पर कमेंट नहीं भूलना। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखना कि आज का क्लास आपको करके कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी बताना कि संजय सर ने स्टार्ट कर दिया है त्रिकोणमितीय फलन, और हर बच्चे को त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उसको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है।
क्योंकि एक चैप्टर तो हूबहू मैच करता है जो हमारा आईटीएफ है, जो 18 नंबर का चैप्टर है। ठीक है बच्चों, बाय सभी को, लव यू। ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं कल, कमेंट जरूर करना सब लोग।